हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल लीगल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अपकृत्य विधि से संबंधित कुछ आवश्यक प्रश्नों पर वीडियोज़ बनाना शुरू किया था। इसी सीरीज में आज मैं एक अति आवश्यक क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है, करने वाली हूँ। मेरा प्रश्न है, कठोर दायित्व एवं पूर्ण दायित्व के सिद्धांत की उल्लिखित वादों सहित व्याख्या कीजिए। यह इसी प्रश्न को अन्य रूप में पूछा जा सकता है, जैसे कि कठिन दायित्व के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए एवं इसके अपवादों के बारे में भी बताइए, या फिर प्रिंस वसील फ्लेचर वाद में उल्लिखित नियम की व्याख्या अपवादों सहित कीजिए। यह प्रश्न किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है और यह जनरली एग्जाम्स में पूछा गया है। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी व्यक्ति तभी उत्तरदायी ठहराया जाता है जब उसने कोई गलती की हो, परंतु अपकृत्य विधि के अंतर्गत ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं जिनमें वादी को हुई क्षति के लिए प्रतिवादी को उद्धारित किया जा सकता है, यद्यपि भले ही उसका कोई दोष न हो, न ही उसने कोई उपेक्षा पूर्ण तरीके से कार्य किया है। अतः कुछ मामलों में प्रतिवादी का दायित्व इस बात पर निर्भर नहीं करता कि घटना घटित होने में उसका दोष है अथवा नहीं, क्षति जानबूझकर या उपेक्षा से कारित की गई है अथवा नहीं, फिर भी उसे उत्तरदायी ठहराया जाता है, उसे दोषी ठहराया जाता है। इसे कठोर दायित्व का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को प्रथम बार रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के वाद में प्रतिपादित किया गया था, अतः इसे रिलायंस वर्सेस फ्लेचर रूल के नाम से भी जाना जाता है। अतः इस नियम के प्रवर्तन के लिए 3 आवश्यक संघटक बताए गए हैं। ये संघटक है, नंबर 1, किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर कुछ खतरनाक वस्तु अवश्य लाई गई हो। द्वितीय, वस्तु का सीमा के बाहर निकलकर चले जाना जरूरी है, अर्थात वस्तु किसी भी रूप में, चाहे वह धुएं के रूप में, भाप के रूप में अथवा गंध के रूप में, या फिर वह फिजिकली वस्तु उसकी सीमा से बाहर गई हो। तृतीय, इस प्रकार किसी वस्तु का भूमि पर रखा जाना भूमि का सहज स्वाभाविक उपयोग न हो, अर्थात भूमि का अप्राकृतिक प्रयोग किया जाना जरूरी है। यदि ये तीनों संघटक पाए जाते हैं, ऐसी स्थिति में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रूल या कठिन दायित्व के सिद्धांत को अपनाया जा सकता है। परंतु यदि हम देखें, इस नियम के कुछ अपवाद भी बताए गए हैं, जहाँ पर प्रतिवादी अपने बचाव में कुछ एक्सक्यूज ले सकता है। ये अपवाद है, प्रथम, वादी का स्वयं का दोष, मीन्स प्लेंटिव्स ओन फॉल्ट। द्वितीय, दैवकृत्य अर्थात एक्ट ऑफ गॉड, इसे विश मेजर के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय, वादी की सम्मति, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। चतुर्थ, तृतीय पक्षकार का कार्य, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। एंड लास्ट, सांविधिक प्राधिकार, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब मैं इन्हीं अपवादों को एक एक करके व्याख्या करने वाली हूँ, जो अलग अलग आपसे एग्जाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहला अपवाद बताया, वादी का स्वयं का दोष। यदि वादी स्वयं ही प्रतिवादी की संपत्ति पर अनाहुत प्रवेश करने के कारण क्षतिग्रस्त होता है, तो ऐसी स्थिति में यदि उसे कोई क्षति कारित होती है तो वो उस क्षति के लिए वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। इस अपवाद को पोंटिंग वर्सेस नोक्स के वाद में लिया गया था। यह वाद 1894 का है। इस वाद में प्रतिवादी की भूमि पर एक विषैला पौधा था। वादी का घोड़ा प्रतिवादी की भूमि पर गया और उस विषैले पौधे के पत्ते खाकर उसकी मृत्यु हो गई। प्रतिवादी को उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया, क्योंकि वादी के घोड़े ने प्रतिवादी की भूमि पर अनधिकृत प्रवेश करके उस पेड़ के पत्ते खाए थे, जिसके कारण वादी को नुकसान पहुंचा था। अतः प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं था। द्वितीय अपवाद है दैवकृत्य, जिसे एक्ट ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। यदि वस्तु का प्रतिवादी के परिसर से बाहर निकलना मानव हस्तक्षेप के बिना तथा अलौकिक शक्तियों के कारण या एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्सेस के कारण हुआ है, तो इसे दैवकृत्य का नाम दिया जा सकता है। तो यह दैवकृत्य की प्रतिरक्षा का अभिवचन किया जा सकता है। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण वाद है निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। निकोलस बनाम मार्शलैंड का वाद 1876 का है। इसका यह अच्छा उदाहरण है। इस वाद में प्रतिवादी ने एक प्राकृतिक जल प्रवाह को बांधकर अपनी भूमि पर कृत्रिम झीलें बनवाकर उसका निर्माण करवाया। एक साल असाधारण वर्षा
होने की वजह से अचानक उसके सारे बांध टूट गए, जिससे वादी के चारों पुल बह गए और यह निर्धारित किया गया कि प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं था, क्योंकि दुर्घटना का कारण दैवकृत्य था और यह बिना किसी मानव हस्तक्षेप के बिना हुआ था। अतः प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। तृतीय अपवाद है वादी की सम्मति, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, और इसे एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर के नाम से भी जाना जाता है। यदि वादी ने प्रतिवादी को भूमि पर खतरनाक वस्तु के संग्रहण की सम्मति दे रखी है तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं होगा। इससे संबंधित वाद है कार्स्टेर बनाम टेलर। यह वाद 1971 का है। इस वाद में वादी ने प्रतिवादी से भूमि का निचला भाग किराए पर लिया। ऊपरी मंजिल प्रतिवादी के उपभोग में थी। ऊपर की मंजिल पर भंडारी जल प्रतिवादी की उपेक्षा के बिना रिसने लगा और वादी का सम्मान क्षतिग्रस्त हो गया। प्रतिवादी को यहाँ पर उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था। वहाँ पर जो भंडारी जल था वहाँ उसमें वादी एवं प्रतिवादी दोनों की सहमति थी। अतः यहाँ पर प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। अगला अपवाद है तीसरे पक्ष का कार्य, जिसे एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी के नाम से जाना जाता है। यदि सती ऐसे व्यक्ति के कारण हुई है जो न तो प्रतिवादी का सेवक है, न ही अभिकर्ता और न ही प्रतिवादी के नियंत्रण में है, तो प्रतिवादी वहाँ पर उत्तरदायी नहीं होगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण वाद है बॉक्स वर्सेस जॉब। यह वाद 1879 का है। इस वाद में प्रतिवादी के जलाशय से जल तीसरे व्यक्ति के द्वारा नाली को अवरुद्ध करने के कारण बाहर गया, जिससे वादी को नुकसान हुआ। इसके लिए प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया, क्योंकि यहाँ पर तीसरे पक्षकार की गलती के कारण ऐसा हुआ था। नेक्स्ट आपका वाद है रिचर्ड्स वर्सेस लोथियम। यह वाद 1913 का है। इस वाद में कुछ भारी व्यक्तियों ने वाश बेसिन के निकाय पाइपों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वादी का माल क्षतिग्रस्त हो गया। प्रतिवादी यहाँ पर उत्तरदायी नहीं था। अगला वाद है नॉर्थ वेस्टर्न यूटिलियन बनाम लंदन गारंटी एंड एक्सीडेंटल कंपनी। यह वाद 1936 का है। यहाँ इस वाद में अपीलकर्ता एक लोक उपयोगी कंपनी थी और वह गैस वितरण का कारोबार करती थी। नगर प्राधिकारियों द्वारा सीवर प्रणाली का निर्माण करते समय जब एक गैस पाइप रिसने लगी और आग लग गई, जिससे कि अपीलकर्ता प्रत्यर्थी द्वारा बीमाकृत होटल नष्ट हो गया, क्योंकि गैस पाइपों को खतरा पहुंचना युक्तियुक्त था और उस खतरे को टाला जा सकता था यदि सावधानी बरती होती। यहाँ पर प्रतिवादी को उत्तरदायी माना गया। अगला डिफेंस है सांविधिक प्राधिकार, जिसे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि सांविधिक प्राधिकार के अंतर्गत किया गया कार्य प्रतीक रक्षा के तर्क के रूप में मान्य है। इससे संबंधित वाद है ग्रीन बनाम चेल्सिया वाटर वर्क्स कंपनी। इस वाद में प्रतिवादी का यह कर्तव्य था कि जल की सतत आपूर्ति बनाए रखे एवं कंपनी का एक प्रंसवाही या मेन उस कंपनी की ओर से बिना उपेक्षा के फट गया, जिससे कि वादी के परिसर में जल भर गया। कंपनी क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं थी, क्योंकि कंपनी सांविधिक प्राधिकार के अंतर्गत निष्पादन में रत थी और यहाँ पर कंपनी के द्वारा कोई उपेक्षा भी नहीं बरती गई थी। ये मैंने सब आपको कठिन दायित्व के सिद्धांत के बारे में बताया है। अगला सिद्धांत हमारा है पूर्ण दायित्व का सिद्धांत, जिसे रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी के नाम से जाना जाता है। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस निर्णय का सृजन किया गया था। इसे पूर्ण दायित्व का नियम कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत बिना किसी दोष के भी दायित्व उत्पन्न होता है तथा इस नियम के अंतर्गत यह अपवाद मान्य नहीं है, जैसे कि रायलेंस वर्सेस फ्लेचर के वाद में कठोर दायित्व के नियम के अंतर्गत मान्य थे। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में दिल्ली स्थित DCM के उद्योग से 4 दिसंबर एवं 6 दिसंबर को ओलियम गैस नामक जहरीली गैस के रिसने से अनेक व्यक्तियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा तथा एक वकील की मृत्यु हो गई। लोकहित के एक वाद में उच्चतम न्यायालय ने याचिका दायर करके प्रतिकर का दावा किया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने एक नियम जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के नियम के नाम से जाना जाता है, इसका प्रतिपादन किया एवं पूर्ण दायित्व का सिद्धांत का सृजन किया गया। इस वाद में रायलेंस वर्सेस फ्लेचर के कठोर दायित्व के सिद्धांत की भांति अपवाद नहीं पाए गए और अपवाद को मान्य नहीं ठहराया गया और इसमें यह कहा गया कि इस नियम में कोई भी अपवाद नहीं लिया जा सकता, अर्थात जो दायित्व होगा वो पूर्ण रूप से माना जाएगा। इस नियम के अनुसार यदि कोई उद्योग किसी खतरनाक या स्वभाव से संकटपूर्ण व्यवसाय में रत है, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य पर
बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। तत्कर्तव्य है कि वे उस रोग से किसी भी व्यक्ति को क्षति पहुँचती है तो वो पूर्णतः रूप से उत्तरदायी होगा तथा वह इस नियम के दायित्व को यह दलील देकर निवारण नहीं कर सकता उसके द्वारा कोई उपेक्षा नहीं बरती गई थी या उसका कोई दोष नहीं था, जैसा कि रिलायंस सोची फ्लेचर के वाद में किया गया था। दूसरा वाद काउंसिल गवर्नमेंट लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का वाद है जो 1996 का है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि ऐसे उद्योग जो खतरनाक एवं स्वभाव से संकटपूर्ण व्यवसाय में रत हैं उन पर पूर्ण दायित्व का नियम लागू होगा। इस वाद में प्रतिवादी के संयंत्र से एच एसिड नाम की एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिसका उस परिसर में उत्पादन किया जाता था। इस गैस के निकास से बिछड़ी गांव तथा उससे संलग्न गांवों में पर्यावरण प्रदूषित हो गया। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जनहित याचिका में उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण से गांव वासियों के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया और यह कहा कि यहाँ पर उद्योग है जो इस खतरनाक व्यवसाय में लिप्त है वह उत्तरदायी होगा भले ही उसके द्वारा कोई उपेक्षा नहीं बरती गई और अतः उस पर पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को लागू किया गया। अगला वाद है क्लोज मित्तल बर्चेट बनाम ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड AIR 1997। इस निर्णय में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को लागू किया गया और यहाँ इस वाद में 5 सितारा होटल का एक निवासी स्विमिंग पूल में गोता लगाने के दौरान बुरी तरह से घायल हो गया। इस ताल के निर्माण में कुछ कमी थी तथा पानी में की भी कुछ कमी थी, इसलिए वह ताल खतरनाक था। दुर्घटना से वादी को पक्षाघात हो गया और 13 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह निर्धारित किया गया कि अप्रत्यक्ष जोखिम के कारण प्रतिवादी का कठोर दायित्व हो जाता है और अपनी सेवाओं के लिए अत्यधिक मूल्य वसूलने के कारण होटल का दायित्व दृष्टांत मुआवजा या फिर एग्जाम्पलरी डैमेजेस के रूप में देने का दावा प्रस्तुत किया गया। इस दुर्घटना के लिए वादी को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। अगला वाद है भोपाल गैस दुर्घटना से संबंधित। इस वाद में 2 तथा 3 दिसंबर 1984 को मध्य रात्रि को भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री से MIC या मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ और इसकी वजह से 4000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कई व्यक्ति लगभग 2 लाख व्यक्ति रोगों से ग्रस्त हो गए तथा अन्य अपंग भी हो गए। भारत सरकार ने द भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985 द्वारा गैस पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने तथा प्रतिकर प्राप्त करने का एकमात्र अधिकार स्वयं ग्रहण कर लिया और भारत सरकार द्वारा पहले अमेरिका में वाद लाया गया क्योंकि यूनियन कार्बाइड कंपनी का मुख्यालय अमेरिका में था। वहाँ के न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस वाद का उचित वाद स्थल भारत में है और वाद को खारिज कर दिया। तब भारत सरकार ने भोपाल के डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में वाद दायर किया और कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यूनियन कार्बाइड 350 करोड़ रुपए की धनराशि प्रतिकर के रूप में गैस पीड़ितों को देने के लिए उत्तरदायी है एवं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राशि घटाकर कम कर दी। 3 वर्ष तक वाद चलने के पश्चात यूनियन कार्बाइड कंपनी तथा भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट में एक समझौता हो गया जिसके अनुसार 14 तथा 15 फरवरी 1989 को उच्चतम न्यायालय ने यूनियन कार्बाइड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कंपनी को मुआवजे के रूप में 47 करोड़ अमेरिकन डॉलर अर्थात 750 करोड़ रुपए देने का निर्देश दिया। अतः भारत सरकार को ऐसे गैस पीड़ितों की ओर से लगभग 750 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिल गया, परंतु भारत सरकार ने मुआवजे तो वसूल कर लिया परंतु गैस पीड़ितों को पर्याप्त अदायगी नहीं की गई। उसके लिए न ही उचित राहत कार्य और समुचित उपचार या इलाज का प्रबंध किया गया। इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर प्रतिवादी की गलती न होते हुए भी उसे उत्तरदायी ठहराया गया क्योंकि वो किसी खतरनाक कार्य में लिप्त थे। यहाँ पर यदि हम देखें कठिन दायित्व एवं पूर्ण दायित्व के सिद्धांत में मुख्य अंतर यह है कि कठिन दायित्व के सिद्धांत में यहाँ मैंने कुछ आपको आवश्यक तत्व बताए थे जिनका होना अनिवार्य था। वहाँ पर वादी के द्वारा वस्तु को जमीन पर लाना, उस वस्तु का बच निकलना एवं जमीन का अप्राकृतिक प्रयोग होना आवश्यक था। इसके अलावा वहाँ पर प्रतिवादी अपने बचाव में कुछ अपवाद ले सकता था, परंतु यदि हम देखें पूर्ण दायित्व के सिद्धांत में यदि कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री किसी भी खतरनाक कार्य में लिप्त है या कोई भी ऐसा कार्य जो स्वभाव से खतरनाक किस्म का है तो ऐसी स्थिति में उस कंपनी का या उस उद्योग का दायित्व पूर्ण माना जाएगा। अतः उसको कोई अपवाद उपलब्ध नहीं होगा, भले ही कि कोई उसके द्वारा कोई उपेक्षा न बरती गई हो या उसकी कोई भी गलती न हो, उसका दायित्व बनेगा ही बनेगा। यह मुख्य अंतर इनमें पाया जाता है। दायित्व के सिद्धांत को पहली बार रिलायंस वर्सी फ्लेचर के वाद में अपनाया गया था, जबकि पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को पहली बार
MC मेहता के वाद में अपनाया गया था। यह सब मैंने आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के रूल के बारे में बताया। यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह आपके एग्ज़ाम में आवश्यक तरीके से पूछा जाता है। यह किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अतः आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फर्दर अपडेट। थैंक यू।